नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं, जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है। एग्जाम में अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 की भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी को एग्जाम प्लेस पे। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस एफएलटी को। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एफएलटी नंबर 8। जी हाँ, एफएलटी नंबर 8 होने वाली है ये। फुल लेंथ टेस्ट है ये आपका 8वां नंबर। चलो स्टार्ट करें। गुड इवनिंग। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था। जी हाँ, राष्ट्रकूट किंग थे दंती दुर्ग। अब उसने कौन से यज्ञ को संपन्न किया था ये आपको बताना है। अब देखिए, आपने राष्ट्रकूट किंगों के बारे में पढ़ा होगा 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास। आप देखेंगे 9th और 10th सेंचुरी के आसपास में आपका क्या है, राष्ट्रकूटों का राज रहा। और इसमें भी आप देखेंगे तो राष्ट्रकूट जो थे दो ब्रांचेस में हमारे एमपी में बटे हुए थे अगर बात करें तो। जिसमें एक आपकी अचालपुर के राष्ट्रकूट थे और एक मान्यखेत के राजपूत थे, है ना। तो दो राष्ट्रकूट थे, एक आपके कौन से वाले हो गए, एक आपके अचालपुर वाले हो गए, दूसरे मान्यखेत वाले हो गए। तो दो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। दो जो है आपको पूछा जा सकता है। रही बात मान्यखेत के, तो मान्यखेत के जो पहले स्वतंत्र शासक थे वो दंती दुर्ग थे, है ना। तो मान्यखेत के अगर आप देखेंगे, मान्यखेत के स्वतंत्र शासक थे पहले, वो थे आपके दंती दुर्ग। और इन्होंने हिरण्य गर्भधान, जी हाँ, हिरण्य गर्भधान जो है आपका यज्ञ जो है आपका करवाया था। और उस टाइम पर देखो बहुत चलता था। और रही बात इनकी, तो भाई इनका आपको याद रखना है, तमनगढ़ और एलोरा से भी इनके बारे में अभिषेक मिले थे। और उन्होंने कहा था कि दंती दुर्ग ने जब उज्जैन पर आक्रमण किया और जब गुज्जर शासक को क्या है बंदी बनवा लिया, उसके बाद उन्होंने अपनी विजय पे हिरण्य गर्भदान यज्ञ जो है आपका करवाया था। ठीक है। और एक तरह से महादान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर आप देखेंगे जो क्षत्रिय लोग होते थे तो वो जीतने के बाद कुछ ना कुछ यज्ञ और वो करवाते ही थे, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर तुला पुरुष करके लिखा है। तो तुला पुरुष जो है ना, एक तरह से 16 महादानों में से एक कहलाता है। और उसमें जितना भार होता है राजा का, तो उतना 16 चांदी, है ना, जो भी आपको कीमती है रतन, उसके बराबर जो है दान दिया जाता है। वो तुला पुरुष कहलाता है एक तरह से। इसके बाद आपका है सप्त सागर। तो सप्त सागर यहाँ पर आपका एक
महादान के रूप में जाना जाता है, जहां 7 अलग अलग बर्तनों में 7 समुद्रों के प्रतीकों का जल जो है भरकर अनाज और ये सब जो है दान किया जाता है। इसी प्रकार आपका रतन धेनु, जहां पर आप देखेंगे मत्स्य पुराण में 16 महादानों में आपका रतन धेनु जो है मेंशन है, और इसमें एक्चुअल में रतन सोने चांदी की कीमतों से बनी हुई एक गाय जो है ना, सोना चांदी रत्नों से बनी हुई गाय जो है आपकी दान दी जाती है, वो रतन धेनु यहाँ पर कहलाता है। बिल्कुल, अगर फुल लेंथ टेस्ट आप प्रहार बैच कर लेंगे 30+ क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में सही होंगे, इतना मैं गारंटी कह रहा हूँ। हाँ ना, तो भैया समय मिले तो पुराने वाले भी कर लीजिएगा, बाकी नए तो करने ही करने हैं। चलिए, डिविजनल कमिश्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिविजनल कमिश्नर के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है, क्या आपको बताना है। चलिए, डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। आयुक्त की बात हो रही है, आपने स्वशासन पढ़ा था, उसमें पूरा आपने आयुक्त पढ़ा, आपने उसमें पूरा का पूरा क्या पढ़ा, सचिवालय पढ़ा, है ना। ऐसे ही आपने क्या पढ़ा, कलेक्टर पढ़ा। तो भाई यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है कि 1829 में सबसे पहले संभागीय आयुक्त का जो पद है वो आपका लाया गया था। तो भाई बिल्कुल सही है ये, है ना। संभागीय आयुक्त का पहला पद आप देखेंगे तो अंग्रेजों के जमाने में ही आपका क्या है, लाया गया था। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है ऐसे जिला कलेक्टर के कार्यों की निगरानी के लिए रखा गया है। तो बिल्कुल आप देखेंगे इसका काम यही होता है, जो जिला अधिकारी हैं उनको बीच बीच में गाइड करना और वो करना। तो दोनों ही यहाँ पर कथन क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, आपके सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही आप देखेंगे ये जो पद है ना आपका आया था, है ना। टाइम पर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, होलकर साम्राज्य पढ़ेंगे आप तो उसमें देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ेंगे। बताइए, होलकर साम्राज्य में सबसे फेमस रही देवी अहिल्याबाई होलकर, और इनका जन्म जो है आपसे पूछा जा रहा है। और आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में मराठा किंगडम रहे, जिसमें से होलकर जो है एक मराठा किंगडम में से एक रहा, है ना। होलकर रियासत का अगर हेड देखेंगे तो मल्हार राव होलकर, है ना, ये आप सभी को पता है। होलकर वंश की अगर मैं बात करूं तो भाई किसके द्वारा फाउंड किया गया, मल मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर ये फाउंडर रहे एक्चुअल में होलकर डायनेस्टी के, है ना। इनके पुत्र खांडेवा, है ना, या फिर आपका बाद में आप देखेंगे तो भाई आपका क्या है, अहिल्याबाई होलकर जो है वो संभालती हैं, या आपको पता होगा, है ना। खांडेराव होलकर इनके पुत्र रहते हैं, है ना। अहिल्याबाई होलकर जो है आपका वो हो जाती है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इनके पुत्र जो रहते हैं खांडेराव होलकर, जिनसे अहिल्या खांडेराव के साथ में अहिल्या माता की शादी यहाँ पर होती है। और जन्म याद रखिएगा 31 मई 1725 को जन्म हुआ था। जी हाँ, 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी ग्राम में, है ना, महाराष्ट्र का चौड़ी ग्राम, कहाँ पर जन्म हुआ था, महाराष्ट्र का चौड़ी ग्राम में आपका जन्म हुआ था। ठीक है, 1725 में, कब, 31 मई 1725, याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, चौड़ी ग्राम याद रखिएगा। मनकोजी सिंधे करके जो थे उनके इनके पिता जो थे मनकोजी सिंधे के पिताजी थे मनकोजी सिंधे, मनकोजी सिंधे जो है इनके पिताजी थे, है ना, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैया भोपाल की कौन नवाब नहीं रही, महिला नवाब नहीं रही भोपाल की।
भोपाल की कौन नवाब नहीं रही, ये आपको बताना है। चलिए, तो आप सभी को पता है, सबसे पहली जो थी कुदसिया बेगम थी, है ना। फर्स्ट अगर देखेंगे महिला शासक जो रही आपकी भोपाल की, वो कुदसिया बेगम थी। कुदसिया बेगम को आपका देखा जाए तो गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इनका दूसरा नाम क्या है? गोहर बेगम है। गोहर महल है आपका भोपाल में, इन्होंने बनवाया है। जामा मस्जिद जो है आपका इन्होंने बनवाया है ना। गोहर बेगम के नाम से जानते थे। जामा मस्जिद हो गया, गोहर महल हो गया, दोनों इनके द्वारा जो है बनाया गया है। इसके बाद सिकंदर जहां बेगम आती हैं, तो सिकंदर जहां बेगम एक तरह से सेकंड नंबर की हो गई आपकी महिला, है ना। सिकंदर जहां बेगम, यह आपको ध्यान रखना है। सिकंदर जहां बेगम, है ना। शाहजहां बेगम करके आती हैं, सिकंदर जहां बेगम आती हैं। इसी प्रकार आपका शाहजहां बेगम जो है आपकी, शाहजहां बेगम आपकी है ना। कौन नहीं है? तो हजरत महल बेगम जो है आपकी नहीं है। हजरत महल बेगम जो है, इनका संबंध आप देखेंगे तो अवध रेसिडेंसी से था। अवध मतलब लखनऊ जो रियासत है ना, लखनऊ से था इनका संबंध, ना कि आपका भोपाल रियासत से था, है ना। तो हजरत महल बेगम याद रखिएगा, ये यहाँ की नहीं थी, है ना। ये कहाँ की थी? लखनऊ की थी। और 1857 में आप देखेंगे तो ये शामिल थी 1857 में, लेकिन ये लखनऊ से शामिल थी। ये आपको याद रखना है ना। शाहजहां बेगम कौन थी? थर्ड नंबर की आपकी बेगम थी भोपाल की, है ना। तीसरी नंबर की भोपाल की बेगम थी। ताजुल मस्जिद जो है आप देखेंगे, है ना। ताजुल मस्जिद जो है, ताजुल मस्जिद, उल मस्जिद जो है इन्होंने ही बनवाया था, ताजुल मस्जिद। ये आपको ध्यान रखना है। रही बात आपकी सिकंदर जहां बेगम, तो ये कुदसिया बेगम की जो है बेटी रही, सेकंड नंबर पे ये रही, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो आपको पूछेगा नहीं, सेकंड शासक के रूप में आप देखेंगे जाना जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? जी हाँ, पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात जो है किस रिवर पर है, ये आपको बताना है। हाँ, पांडव जलप्रपात। अब देखो, बहुत सारे जलप्रपात हैं, सबको याद कर पाना पॉसिबल तो होता नहीं है, बट जितना हो सकता है उतना तो आप याद कर ही सकते हैं, है ना। पांडव जलप्रपात है कहाँ पर? है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, केन नदी पर आप देखेंगे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है आपका पांडव जलप्रपात, याद रखिएगा। पन्ना नेशनल पार्क में है ये। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है पांडव जलप्रपात पे। केन नदी पर है। केन पे आप देखेंगे तो दो आपको मेन मिलते हैं केन रिवर पर। एक आपको रन्हे मिलता है, रन्हे आपको मिलता है जलप्रपात, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। रन्हे जो है आपका छतरपुर खजुराहो में है ना। ये खजुराहो में है रन्हे वाटरफॉल। ये भी केन रिवर पर है ना, खजुराहो में है। नर्मदा की बात करें दोस्तों, तो नर्मदा पे तो भाई लाइन ही है पूरी की पूरी, है ना। अगर केवल नर्मदा में बात करूं तो भाई पूरी लाइन है। क्या क्या है भाई? कपिल धारा है ना नर्मदा में, कपिल धारा है। दुग्ध धारा है, दुग्ध धारा है नर्मदा में। आपका धुआंधार है नर्मदा में, धुआंधार है आपका नर्मदा में। और क्या है? सहस्त्र धारा है, सहस्त्र धारा है नर्मदा में, है ना। तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा धुआंधार, सहस्त्रधारा, मंधार करके भी है एक, है ना, मंधार है। और कौन सा है? दर्दी करके है एक, है ना। और कौन सा है? दर्दी वाटरफॉल करके है एक, है ना। बहुत सारे हैं। चंबल में आप याद रखिएगा, चंबल में जो दो फेमस है, एक चूलिया है, चंबल में एक फेमस है चूलिया, जो कि राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। और दूसरा है झाड़ी दाहा, झाड़ी दाहा करके है दूसरा, है ना। झाड़ी दाहा करके है दूसरा, और ये आपका कहाँ पर आता है? इंदौर में आता है ना। झाड़ी दाह जो है इंदौर में आता है। ये चंबल रिवर पर आपको देखने को मिलेगा। रही सिंध रिवर, सिंध रिवर पर
कोई फेमस तो आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं जो अभी तक पूछा गया है ना। बाकी बहुत ही याद रखिएगा, है ना, बहुत ही आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही, है ना, बहुटी जलप्रपात है, ये पूछा जा सकता है। ये कहाँ पर आता है? मऊगंज में आता है ना, मऊगंज में आता है, पहले रीवा में आता था। ये आपको ध्यान रखना, सेलर नदी पर है ना, सेलर रिवर पर आपका है बहुती जलप्रपात। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कुछ फेमस जलप्रपात हैं जो आपको क्या करने हैं, याद रखने एग्जाम में। इनमें से कोई भी हो सकता है आपको क्या उठा के दे देगा, है ना, में से कोई भी आपको उठा के दे देगा एग्जाम में। तो विशेष रूप से सभी को आप कोशिश करें कि याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, सभी को याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भाई 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था, ये आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से अब तो रट गया होगा रतौना सत्याग्रह क्यों रीजन से किया गया था भाई। रतौना सत्याग्रह आप सभी को पता है। हाँ, ब्रिटिश सरकार क्या खोल रही थी? बूचड़ खाना खोल रही थी। ब्रिटिश सरकार क्या खोल रही थी? बूचड़ खाना खोल रही थी ना, बूचड़ खाना यानी कसाई खाना खोल रही थी। इस कसाई खाने का वहां पर लोकल्स ने विरोध किया था, माखनलाल चतुर्वेदी तक पहुंच गए थे, है ना। तो बिल्कुल, तो एक तरह से कसाई खाना के विरोध में रतौना जो है आपका हुआ था, जो कि सागर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो अब्दुल गनी खान करके थे, है ना, अब्दुल गनी खान करके थे वहां पर, माखनलाल चतुर्वेदी थे, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है पिछली वाली करमवीर पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा को लेकर देखो, आंदोलन से कोई रिलेटेड नहीं है। अफीम का हुआ था, आप देखेंगे तो भाई 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ चंपारण में हुआ था, है ना, लेकिन आपका वो नहीं है ना, बिहार बंगाल में आपका अफीम के खिलाफ हुए थे, लेकिन बिहार और बंगाल में हुए थे, है ना। इसके अलावा नील खेती का भी आप देखेंगे तो चंपारण में हुआ था नील खेती का, है ना, चंपारण करके जगह है, चंपारण बिहार, वहां पर हुआ था नील विद्रोह एक्चुअल में। चल, अगला देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको क्या है, टोटम दे रखे हैं और उनके सिंबल दे रखे हैं, है ना। गौड़ जनजाति के प्रमुख टोटम, उनके प्रतीक आपको दे रखे हैं। अब आपको क्या है, मैच करना है कि कौन सा क्या होता है। नेतम है, वाकरा है, टीकम है, हीरा पात्री है, एक जंगली बिल्ली, कुत्ते का नाम, महुआ का पेड़ या टीक का पेड़, है ना। अब आपको बताना है कौन इसका मैच खाता है। अब मैंने आपको गोत्र पढ़वाए थे तो उसमें आपको यह भी बताया था कि भाई जो टोटम होते हैं, जो गोत्र होते हैं, है ना, वो आपका क्या होता है, सिंबल के रूप में ही यूज करते हैं, है ना। उसमें पेड़ भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, सब कुछ आता है, सब कुछ आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर जो है दोस्तों बताना है। चल, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई नेतम जो है कुत्ते का नाम है, नेतम जो है कुत्ते का नाम है एक्चुअल में, है ना। बाकरा मतलब आपकी जंगली बिल्ली हो गई, है ना। और आपका टीकम जो हो गया, टीक का पेड़ हो गया, इससे ही समझ सकते हो ना, टीकम, है ना, टीक का पेड़ होगा। भाई सी का 4 ढूंढ लोगे, इसमें सी का 4 एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि पूरा आपको आए, टीकम से आप डायरेक्ट बना सकते हो। इत्रा पत्री जो है आपका महुआ का पेड़ है, इत्रा पात्री, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो गोड़ों के नेतम उपजनजाति या गोड़ों का टोटम आप देखेंगे, नेतम जो है कुत्ता होता है। बाकरा जो है जंगली बिल्ली, बाकरा ग्रोथ वालों के लिए जंगली बिल्ली है ना। इसी प्रकार आपका टीकम यानी टीक का पेड़, टीक मतलब आपका सागौन, है ना, टीक मतलब क्या, आपका सागौन, है ना। टीक को हिंदी में क्या बोलते हैं, सागौन बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार आपका महुआ जो है ना, महुआ का पेड़ इरापत्री, महुआ वृक्ष की पूजा करते हैं, आपने पढ़ा है ना। चलो, अगला क्वेश्चन है, पिथोरा जो चित्रकला है ये किस ट्राइब की है, ये आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से अब तो रट गया होगा भाई पिथोरा चित्रकला आपको। हाँ, पिथोरा चित्रकला से कौन संबंध रखता है भाई, कौन संबंध रखता है पिथोरा चित्रकला से। हाँ, आपने भील जनजाति पढ़ी। हाँ, आपने भील जनजाति पढ़ी है भाई, देवी देवताओं की पेंटिंग, घोड़े की पेंटिंग, है ना।
भील ट्राइब में जो है आपका जनरली किया जाता है। मध्य प्रदेश का भील ट्राइब कहाँ पे मिलेगी, तो वेस्टर्न एमपी, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहां पर मिलेगी, है ना, जैसे झाबुआ, हार, अलीराजपुर, है ना, यहाँ पर पूरी की पूरी भील भिलाला आपको मिलेंगी, है ना। त्रिपुरा पेंटिंग के लिए आप देखेंगे पेमा फात्या फेमस है ना, पेमा फात्या फेमस है ना। क्वेश्चन आ सकता है कौन फेमस है, और कौन फेमस है बताइए, और कौन फेमस है भाई पेमा फात्या के अलावा, बताइए। इसके अलावा आप बताइए कि भाई पिथोरा जो कलाकार होता है उसको क्या कहते हैं, जो कलाकार होता है उसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आया हुआ है। कलाकार को लखिंद्रा कहा जाता है ना, लखिंद्रा कहा जाता है कलाकार को, क्या आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा आपको पेमा फात्या तो पूछे ही लेता है। इसके अलावा तीजन बाई हो गई, और कौन हो गए भाई, और कौन हो गई पेंटिंग से जुड़े हुए कलाकार। हाँ, भील पेंटिंग से या भील आर्टिस्ट पूछ सकता है आपसे, है ना। तो भील आर्टिस्ट में आपकी कौन है भाई, भूरी बाई, याद है आपको, भूल गए। हाँ, भूरी बाई जो है आपकी कैनवास पर पहली बार इन्होंने यूज किया था, याद रखिएगा, भूरी बाई, है ना। फर्स्ट टाइम किसी ने कैनवास पर भी आपकी पिथोरा पेंटिंग जो है आपकी बनाई, कैनवास पर फर्स्ट महिला है जिन्होंने पेंटिंग बनाई, भूरी बाई, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा भूरी बाई को पद्मश्री मिला था, ये भी आपको याद रखना है ना। लाडो बाई हो गई, है ना, गंगू बाई हो गई, है ना, शेर सिंह हो गए, है ना। ये सब आपका क्या है, ये सब आपके फेमस हैं किससे रिलेटेड, पिथोरा चित्रकला से। चलिए, मालवा अखबार कब प्रकाशित किया गया, क्या आपको बताना है। मालवा अखबार, मालवा अखबार जो है कब प्रकाशित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, अखबार थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ सकता है हिस्ट्री वाले पार्ट में, आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में। देखो, कभी कभी वो मूड होता है तो दे देता है अखबार से क्वेश्चन, वरना कभी कभी नहीं भी देता है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट लेटेस्ट में 10 पेपर में से एक पेपर में आपको देखने को मिला है अखबार पे क्वेश्चन। अखबार पे 10 पेपर्स में से एक पेपर में आप देखोगे तो अखबार पे क्वेश्चन आया है ना। अखबार पे क्वेश्चन एक पूछा है, तो हो सकता है पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट वन तो आपको मैं करवा ही देता हूँ यहाँ पर। चलो, हाँ, याद रखिएगा 6 मार्च 1849 को, है ना, होलकर रियासत के छापे खाने में आपका क्या है, आपका शुरुआत की गई थी, है ना। संपादक थे पंडित धर्मनारायण करके, है ना, पंडित धर्मनारायण करके क्या थे इसके, धर्मनारायण करके जो थे इसके संपादक थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहला, मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक, फर्स्ट वीकली अखबार था, फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर था ये आपका एमपी का, फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर ऑफ मध्य प्रदेश, ऑफ एमपी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब इतना क्लियर हो गया होगा, अखबार पे अगर क्वेश्चन आए तो कम से कम कर सकते हो, है ना। तुक्का नहीं लगाना बस, है ना, तुक्का बस मत लगाना, नहीं तो क्या है, तुक्के के चक्कर में कई बार क्या है मार्क्स कट जाते हैं, है ना। तो तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा यहाँ पर। चल, इसके अलावा करमवीर पत्रिका याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी की, है ना, उस पर काफी बार क्वेश्चन आया है करमवीर पत्रिका पर। माखनलाल चतुर्वेदी की करमवीर पत्रिका जरूर याद रखिएगा, वहां पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। चलो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेना, मेरे हिसाब से धर्म नारायण ही है, आई थिंक, है ना। मेरे हिसाब से धर्म नारायण है, पंडित धर्म नारायण करके ही है। एक बार फिर भी चेक कर लेना, जहां तक मुझे याद आ रहा है, चेक कर लेना आप लोग एक बार, ठीक है। एक बार देख लेना फिर भी आप लोग अखबार, बाकी मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है वो आपका ये है ना। चलो, अगला है
अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ में किया गया था? फर्स्ट डेंगू वैक्सीन phase 3 clinical trial in India is done with which of the indigenous dengue vaccine in August 2024? अब देखो ये क्वेश्चन जो है डेंगू से रिलेटेड करंट अफेयर पे है। क्या नाम था उस वैक्सीन का, ये आपको बताना है। ये याद रखो, डेंगी ऑल करके वैक्सीन है ये। आईसीएमआर जो है हमारी संस्था, उसके साथ में एक आपकी कंपनी है पेंसिया बायोटेक, है ना, पेनेकिया बायोटेक करके है ना। ये दोनों मिलकर जो है आपकी बना रही हैं, और ये दोनों ने मिलकर इसको बनाया, और नाम इसका है डेंगी ऑल करके। ये आपको ध्यान रखना है ना, डेंगी ऑल करके। चल अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 के अनुसार 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आया है, 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। कितना टारगेट है यहाँ पर करने का, कितना टारगेट है आपका घरेलू उत्पाद को करने का, है ना, इंडस्ट्रियल जीएसडीपी औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद को। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के तहत ये है 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ करने का टारगेट जो है यहाँ पर रखा गया है। 6 लाख करोड़, लगभग डबल आप देखेंगे यहाँ पर, लगभग डबल आप इसको याद रख सकते हैं। 2.9 लाख है, जस्ट डबल आपका क्या है, आपका यहाँ पर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जाम गोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियां किस जिले में है? तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन काफी बार आपको ये क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है एग्जाम में, है ना। पीछा नहीं छोड़ेगा भैया विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है ना। 64 पवन चक्की लगाई थी, 64 चक्कियां लगाई थी यहाँ पर, 64 चक्की लगाई थी 1955 में, है ना, देवास में। देवास में नाम था आपका, कंपनी का भी नाम यही था, जाम गोदरानी प्राइवेट लिमिटेड करके थी, है ना, कंपनी का नाम भी था। और जाम गोदरानी पहाड़ी पर आप देखेंगे ये पवन चक्कियां जो है आपकी जाम गोदरानी विंड फार्म के द्वारा लगाई गई थी। इसके अलावा आप देखेंगे केवल यहाँ पर नहीं है, हाँ, केवल यहाँ पर नहीं है पवन चक्की, पवन चक्की हमारे यहाँ बहुत एरिया में आजकल आपको देखने को मिलेंगी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो विशेष रूप से इन चीजों को आपको ध्यान रखना है ना। बाकी इसमें क्वेश्चन तो देखो नीति पे बन सकता, पवन ऊर्जा नीति जो है 2012 में ही थी, है ना। अगर पॉलिसी पूछ ले, विंड विंड एनर्जी पॉलिसी, है ना, विंड पॉलिसी पूछ ले तो 2012 की पॉलिसी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा धार का अगर पूछ ले तो धार में तो देखो पीतमपुर एरिया है, मांडू धार में है ना। इंदौर में आप देखेंगे तो देवगुरड़िया है, और कस्तूरबा ग्राम है जो कि सोर ग्राम के रूप में जाना जाता है ना। बड़वानी की बात करूं तो बड़वानी जो है आपका बावन गंजा तीर्थ स्थल है, फेमस, है ना, बड़वानी में है, ये आपको याद रखना है ना। बावन गंजा, बड़वानी में बावन गंजा करके तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल बावन गंजा है। यहाँ पर ये पूछा गया था कि बावन गंजा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बावन गंजा जैन तीर्थ स्थल जो है वो आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। चल, आगे दोस्तों, ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रिंट करवाने लायक 5000 एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच जिसमें अभी फ्री मिल रहे हैं, ओल्ड वाले वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% शोर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहां पर आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें। ये बढ़ते हैं, भील जनजाति में अटक और ओडक क्या है, ये मैंने आपको करवाया है। भीलों में अटक और ओडक क्या होता है
ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, याद कीजिए। क्या है भाई अटक और ओडक? भील में, भील ट्राइब में अटक और ओडक जो है क्या होते हैं? चल बताओ। हाँ, क्या है अटक और ओडक? हाँ, गोत्र कहा जाता है ना, आई थिंक, जो गोत्र होते हैं, है ना। सामाजिक रीति रिवाज यहाँ पर हो जाएंगे, सोशल कस्टम, सी ऑप्शन। हाँ, कुल, रिवाज कह लो, गोत्र कह लो, गोत्र कह लो, कुल कह लो, रिवाज कह लो, है ना, ये सब आपका है। या पैतृक वंश की पहचान कह लो, है ना, प्रतीक कह लो, पहचान, है ना, अगर पहचान कह लो, पहचान प्रतीक, है ना, ये आपके कहलाते हैं अटक और ओडक, ये याद रखिएगा, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे भील में कृषि से रिलेटेड एक होता है चिमाता, है ना। भील में आपका क्या होता है, कृषि से रिलेटेड एक हलमा होता है ना। भीलों में आप देखेंगे कृषि से रिलेटेड आपका क्या होता है, हलमा प्रथा होती है कृषि व्यवस्था में। क्या होता है हलमा, बताइए, हलमा में क्या होता है, ये भी पूछा गया है। भीलों में हलमा क्या कहलाती है? जब कोई एक व्यक्ति अपना खेत जुताई या बुआई नहीं कर पाता है तो सब लोग मिलकर आपका करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हलमा कहते हैं, है ना। यह आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपका आपका भीलों में आप देखेंगे तो जो धार्मिक क्रिया करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं भाई, जो धार्मिक क्रिया करता है, हाँ, उसको क्या कहते हैं? या फिर जो मैन देवता होते हैं वो कौन से माने जाते हैं भीलों के, है ना। तो भीलों के धार्मिक क्रिया में आप देखेंगे भीलड़ बाबा होते हैं मैन इनके, है ना। भीलड़ बाबा मुख्य देवता के रूप में जाने जाते हैं, भीलड़ बाबा, यह आपको ध्यान रखना है ना। बिल्कुल, क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए, चिल्लर बांध कहाँ पर है, चिल्लर डैम जो है कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। अब देखो डैम बहुत सारे हैं, सबको याद कर पाना इम्पॉसिबल है ना। कि आप सोचो कि मैं सब याद कर लूंगा तो इम्पॉसिबल चीज है ये, है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भाई जहां तक याद होता है वहीं तक करना पड़ेगा, है ना। सिंपल सी चीज कहूंगा, झूठे वादे वाला काम नहीं है कि भाई ये भी कर लो वो भी कर लो, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है पूरा का पूरा कर पाना, है ना। तो बांध आपसे कई बार क्या उसने पूछे हैं, तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण बांध है, वो आप बस क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो जो महत्वपूर्ण बांध है। ऐसे ही जलप्रपात याद कर लेना, ऐसे ही बांध याद कर लेना। बाकी तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके क्या होंगे, आउट ऑफ बॉक्स वाले होंगे, तो वो कुछ कर नहीं सकते अपन। ठीक है, सी ऑप्शन शाजापुर के पास में है, अगर आप देखेंगे चिल्लर बांध, बहुत बढ़िया, याद है लोगों को, वेरी गुड। शाजापुर में है चिल्लर बांध, याद रखिएगा, शाजापुर में है आपका चिल्लर बांध। इसके अलावा शाजापुर में लक्ष्मी खेड़ा बांध भी है ना। शाजापुर में आप देखेंगे तो लक्ष्मी खेड़ा बांध भी है ना। शाजापुर में एक और है लक्ष्मी खेड़ा बांध, लक्ष्मी खेड़ा बांध करके भी है शाजापुर में, है ना, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूं कहाँ की, शाजापुर की, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में बड़वानी है, देवास है, धार है। तो बड़वानी में परियोजना है आपकी लोअर गोई, है ना, बड़वानी में लोअर गोई करके परियोजना है ना, लोअर गोई परियोजना, एक लोअर गोई परियोजना है। देवास की बात करें तो देवास में आपका चंदकेश्वर बांध करके आता है और नेवरी बांध करके आता है, चंदकेश्वर, चंदकेश्वर बांध करके आता है एक। धार की बात करूं तो धार में आपका कारम बांध, है ना, कारम बांध है धार में, कारम बांध, आई पर है कारम बांध। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल राहुल, आप वहां से हैं तभी आपको याद है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका सागर का बीला बांध पूछा गया था, वो याद रखिएगा। सागर में बीला बांध है एक, है ना, बीला बांध पूछा गया था लास्ट ईयर, वो आपको ध्यान रखना है। सागर का बीला बांध, है ना, बीला बांध है सागर में, ये याद रखिएगा, सागर में है बीला बांध।
ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये कुछ बांध है जो आपको क्या है, हाँ, पूछा जा सकता है। इसके अलावा लोअर गोई याद रखिएगा, है ना, बड़वानी में है लोअर गोई, है ना, भीमा नायक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है इसे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। लोअर गोई को भीमा नायक परियोजना कहते हैं। भीमा नायक आप सभी को पता है ना, बड़वानी से थे। भीमा नायक परियोजना कहते हैं लोअर गोई को, है ना, ये याद रखिए। नर्मदा की सहायक नदियों में से एक है लोअर गोई, क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो देखिए इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्स काफी बता दिए मैंने। चलिए अगला है मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार और दंड देता है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में बैठा लो कि भाई दंड और पुरस्कार जो होता है वो किसमें दिया जाता है, वो दिया जाता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग में। ये याद रखो 3 बार आ चुका है इसी साल, है ना, इसी साल मतलब 25 से 26 में ये क्वेश्चन 3 बार सेम टू सेम कॉपी पेस्ट दिया है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, रिइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, या आपको ध्यान रखना है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि ट्रायल एंड एरर चलता है कि भाई आपका काम सक्सेस हो गया तो रिवॉर्ड मिलेगा, गलत हो गया तो पेनल्टी लगेगी, है ना। जबकि सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग में एक तरह से पहले से डेटा दे दिया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है कि ये है भैया तुम्हारा काम, ये करना है ना। अनसुपरवाइज में क्या होता है, यहाँ पर आपका बिना डेटा के क्या है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वो अनसुपरवाइज होता है। रीफर्नेस लर्निंग क्या होती है, रीफर्नेस को हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। इसमें हम क्या है, आपका सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों का मिक्सचर जो है यहाँ पर हम दे देते हैं, दोनों का मिक्सचर जो है हम यहाँ पर दे देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश में खनिज नीति जो है कब घोषित की गई थी, क्या आपको बताना है। खनिज नीति, मध्य प्रदेश में खनिज नीति जो है कब आपकी घोषित की गई, ये आपको बताना है। चलिए बताइए भाई, खनिज नीति मध्य प्रदेश में 1995, 1995 की खनिज नीति चल रही है, मतलब पहली बार घोषित की गई थी खनिज नीति, अगर आप देखेंगे। हम्म, मध्य प्रदेश में खनिज नीति जो है 1995 को घोषित की गई थी, 1995 को घोषित की गई थी। याद रखिएगा, पहली खनिज नीति जो है आपकी थी ये फर्स्ट, है ना, फर्स्ट थी ये आपकी। उसके बाद आपका बाद में क्या है, खनिज नीति भी जो है आपकी लाई गई, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें खनिज नीति से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन बनेगा तो क्या पूछेगा, हाँ, खनिज संसाधन विभाग पूछ सकता है ना, खनन विभाग पूछ सकता है, मध्य प्रदेश राज्य खनन विभाग, है ना, मध्य प्रदेश राज्य खनन विभाग पूछ सकता है, एमपी खनन विभाग पूछ सकता है, कब बना एमपी खनन विभाग, ये आपका 1962 में बना था, है ना, 1962 में बना था मध्य प्रदेश खनन विभाग करके, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, नई खनिज नीति आप देखेंगे तो भाई अमेंडमेंट कब हुआ इसमें, अमेंडमेंट कब हुआ, अमेंडमेंट हुआ 2010 में, है ना। ठीक है, 2010 में अमेंड किया गया था इसको, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका रेत नीति आई थी, है ना, रेत अधिनियम आया था, रेत नियम आपका आया था 2019 में, है ना, जो रेत है उसको लेके, है ना, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पूछ सकता है
मध्य प्रदेश खनन निगम तो आपको याद रखना है ना। 12 आपके इसमें सदस्य होते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा आपका लेटेस्ट में यही आपसे पूछेगा बस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मध्य प्रदेश खनिज निगम से रिलेटेड जो है आपको याद रखनी है। चल, अगला है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था। सुगम परिवहन का उद्देश्य जो है क्या था, ये आपको बताना है। अब देखो, नाम में ही है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन, है ना। भाई परिवर्तन को तो बढ़ावा देना नहीं होगा, सुगम परिवहन की बात हो रही है ना, तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग्रामीण रहवासियों के लिए मुख्य सड़क से दूर वाले गांवों को क्या है आपका जोड़ना, है ना, ये आपका वो है। हाँ, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक नीति भी है, होम स्टे करके आपका आई है अभी, है ना। होम स्टे योजना करके है, होम स्टे योजना, घर को होम स्टे में बदलना ताकि लोग आके आपके गांव में नेचुरल फील कर सके, रह सके और रोजगार भी बढ़े, है ना। तो होम स्टे करके आप देखेंगे आपका सरकार की योजना है, ऐसे रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है आपका आता है। और रही बात तो भाई सिटी के लिए तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आपके हैं, है ना। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है आपके। ट्रक चालकों के लिए सब्सिडी, तो ये आप देखेंगे इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था, तो बिना आप क्या है आंसर याद किए भी आंसर कर सकते। चलिए, अगला है बहुआयामी गरीबी सूचांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में 15-16 से 19-21 के बीच में गरीबी प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। बहु सूचकांक, और ये जो है ना एमपीआई, है ना, एमपीआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है 2023। अब ये मत बोलना सर ये पुराना डेटा है, भैया ये डेटा ही अभी तक चल रहा है ना, क्योंकि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट इसमें आई नहीं है ना। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की अगर आप देखेंगे 2023 का ही है, उसी के बेसिस पे क्या है वो 2025 में भी क्वेश्चन दे रहा है, 26 में भी क्वेश्चन दे रहा है। तो ये मत सोचना कि भैया पुराना डेटा, है ना, डेटा वही है क्योंकि रिपोर्ट पुरानी है ना, उसी के आधार पर आपको पूछा जा रहा है। तो गिरावट जो है अलीराजपुर में देखने को मिली है ना, अलीराजपुर में गिरावट जो है आपको देखने को मिली है। गरीबी रेखा की संख्या में यहाँ पर गिरावट है, लगभग 31% के आसपास जो है आपको देखने को यहाँ पर मिला हुआ है ना। 31% के आसपास का यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिला है। और दूसरे स्थान पर बड़वानी है ना। पहले नंबर पे तो भाई आपका अलीराजपुरी है, सेकंड नंबर पे आपका क्या है बड़वानी है, सेकंड नंबर पे। और खंडवा जो है कम है, लेकिन टीकमगढ़ भी आपका टॉप 5 में शामिल है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चल, अगला है मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति खुद को खुटिया पटेल कहती है। भाई खुटिया पटेल कौन कहता है अपने आप को, ये बताना है। चलो, खुटिया पटेल, ये क्वेश्चन ना कम से कम 7 से 8 बार आया है ना। एमपीपीएससी के अगर आप 3-4 साल के पेपर उठा के देखोगे तो 7 से 8 बार लेटेस्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, कौन सी ट्राइब भाई, पीवीटीजी है, पीवीटीजी ट्राइब है ये। अपने आप को क्या कहती है, खुटिया पटेल कहती है। कौन सी ट्राइब, सहरिया, कहाँ पे मिलती है, चंबल एरिया में आपको मिलेगी, है ना। चंबल बेल्ट में आपको क्या है सहरिया मिलेगी, है ना। पीवीटीजी में आती है ना, पर्टिकुलरली बर्नेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर कि ये जहाँ रहते हैं इनकी बस्ती को क्या कहते हैं, तो सहरिया की बस्ती को सहराना कहते हैं। सहराना इनकी बस्ती कहलाती है, याद रखिएगा, सहराना इनकी बस्ती है। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि भाई इनका संग्रहालय, संग्रहालय आपको याद रखना है, म्यूजियम श्योपुर में है इनका, है ना, श्योपुर में म्यूजियम है, ये पूछ सकता है संग्रहालय, ये पूछ सकता है आपको। ठीक है, चलो तो याद रखिएगा। रही बात यहाँ पर कोरकू की, तो कोरकू आप देखेंगे तो भाई बैतूल वाला इलाका है, वहां पर आपको मिलेंगी। भारिया आपको कहाँ मिलती है, पतालकोट में मिलती है भारिया, है ना, पतालकोट छिंदवाड़ा, पतालकोट छिंदवाड़ा में आपको भारिया मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे ये भी आपका क्या है पीवीटीजी में आती है भारिया। बेगा भी आपकी क्या है पीवीटीजी में ही आती है, क्योंकि आपने पढ़ा ही है भाई, 3 है आपकी।
BBS है ना, भारिया, बेगा, सहरिया है ना, BBS तीनों आपकी आती है ना। बेगा आपको कहाँ मिलेगी, तो मंडला ढिंडोरी आप देखेंगे आपको मिलेगी है ना, वहां पर मंडला ढिंडोरी में। चलो, मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई मंदसौर का शहर जो है किस नदी के तट पर है। अब देखो, तट पर वाले पर एक आध क्वेश्चन आपको बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकता है वो, कि भाई कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है ना। कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है, देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है बना के, है ना। देना चाहे तो दे सकता है बिल्कुल बना के। हाँ, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई मंदसौर जो है आपका शिवना नदी के तट पर है, ये आपको पता होना चाहिए है ना। और यहीं पर आपका प्रसिद्ध मंदिर है पशुपति नाथ जी का, है ना, शिवना नदी के तट पर। ये क्वेश्चन भी आया है, पशुपति नाथ जी का मंदिर है ना, कहाँ पर है, मंदसौर में, किस नदी पर के तट पर है, शिवना नदी के तट पर है ना। तो नेपाल से कंपेयर किया जाता है, जो नेपाल का आपका मंदिर है उनसे इनको कंपेयर किया जाता है। काफी प्राचीन मंदिरों में से एक है पशुपति नाथ का मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर आपका केन नदी है ना। तो केन नदी के पास आपका किनारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कटनी से गुजरती है और पन्ना से गुजरती है केन, है ना। कटनी और पन्ना से गुजरती है आपकी केन, ये आपको ध्यान रखना है ना। वैन गंगा की बात करूं अगर मैं, वैन गंगा आप देखेंगे तो बालाघाट जो है आपका, है ना, बालाघाट वैन गंगा के किनारे है। बालाघाट जो है वैन गंगा के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे सिवनी जो है आपका, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक बांध है संजय सरोवर बांध, है ना। यहीं पर आपका संजय सरोवर बांध है जो कि फेमस है। संजय सरोवर बांध मिट्टी से बना बांध है ये, है ना। मिट्टी से बना अर्थन डैम जिसे हम कहते हैं, है ना। अर्थन डैम में क्वेश्चन भी आया था कि इनमें से अर्थन डैम कौन सा है ना। तो संजय सरोवर है आपका अर्थन डैम, याद रखिएगा। चंबल की बात करें तो चंबल के किनारे कौन कौन है भैया, तो चंबल के किनारे कौन बसा है, श्योपुर हो गया आपका, है ना, श्योपुर हो गया, रतलाम हो गया आपका, रतलाम हो गया आपका। इसके अलावा आपका कौन हो गया भाई, रतलाम, श्योपुर, इसके अलावा मुरैना हो गया, है ना। तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपका किसके किनारे है, चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है। ये आपको याद रखना, कहाँ से निकलती है चंबल नदी, तो जाना पाव से निकलती है ना, जाना पाव से निकलती है चंबल नदी। इंदौर से उद्गम माना गया है इसका, है ना। इटावा में यमुना पे मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मंदसौर से ही आपका गुजरती है, गांधी सागर प्रोजेक्ट याद रखना है ना। गांधी सागर प्रोजेक्ट जो है ना, चंबल पर है ना। जवाहर सागर चंबल पर है, कोटा बैराज चंबल पे है। चलो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महत्वाकांक्षी योजनाओं को देश में सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश वर्ष 2021, 22, 23, 24 में भारत सरकार का अवार्ड मिला, वो कौन सा अवार्ड था, ये आपको बताना है। भारत सरकार का भाई कौन सा अवार्ड जो है दिया गया है, ये आपको बताना है। भारत सरकार का कौन सा अवार्ड दिया गया है। चलिए, तो भारत सरकार का आप देखेंगे, ये जो अवार्ड है वो है कृषि अवसंरचना निधि करके, है ना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करके ये अवार्ड है ना। इसके अंतर्गत आपका ये सम्मानित किया गया है। और इसमें एक्चुअल में क्यों दिया गया है कि कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस जो है ना उसको लेके ये, है ना। कोल्ड स्टोरेज हो गए, है ना, वेयर हाउसेस हो गए, है ना, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस हो गए, है ना, उसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है ये आपका दिया गया है कि भाई मध्य प्रदेश सरकार आप देखेंगे कृषि पे बेस्ड है पूरी की पूरा, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, आपका 3 बार से लगातार आपको ये अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज इनको लेकर काफी ज्यादा सरकार सक्रिय है ना। रही बात आपका क्या है, राष्ट्रीय कृषि योजना, तो ये ओवरऑल उसके लिए दिया जाता है, ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है। दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये तो भाई 1989 में शुरू हुई थी, कम ब्याज पर, एक तरह से ना के बराबर ब्याज पर किसानों को क्रेडिट
पे दिया जाता है ताकि वो अपनी फसल में आपका वो चालू कर सके, बुआई उवाई, और जो खरीदना है थोड़ा बहुत क्रेडिट यहाँ पर दिया जाता है ना। राज्य खाद्य प्रसंस्करण आप देखेंगे तो ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, वो इस पे काम की नहीं है। चलिए, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम जो है किस वर्ष में आपका पास हुआ था, है ना। मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, ये किस वर्ष में आपका हुआ था चालू, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति अधिनियम, आपने अनुसूचित जनजाति पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है आपने अनुसूचित जनजाति? अनुसूचित जनजाति, हाँ। कब हुआ था गठन? 29 जून 1995 को गठन किया गया था MPST कमीशन का, है ना। ये पूछ सकता है आपसे। MPST कमीशन का गठन आप देखेंगे तो 29 जून 1995 को किया गया था, और इसी को अंतर्गत जो है आपका किया गया था। तो 1995 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ पर हेडक्वार्टर भाई आपका ST आयोग का? तो भोपाल में आपका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। भोपाल में आपका हेडक्वार्टर है। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है ना, संवैधानिक बॉडी है। चलिए, अगला है भाई, साहित्यकार कौन है जिन्हें शिक्षा में योगदान और उसके लिए जो है साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री जो है आपका मिला है 2025 का। तो 2025 का जो आपको याद रखना है वो मिला है किसे भाई? वो मिला है आपका डिक्शनरी के लिए जगदीश जोशीला। जी हाँ, जगदीश जोशीला जी को निमाड़ी डिक्शनरी के लिए आप देखेंगे जो है आपका मिला है ना। ये आपको याद रखना है, निमाड़ी डिक्शनरी के लिए। के अलावा यहाँ पर भैरव सिंह चौहान को मिला है जो कि गायन पे मिला है ना, आपका निमाड़ी गायन पे मिला है ना। ऐसे ही हरचंदन सिंह भट्टी को भी आपको मिला है, लेकिन अलग अलग फील्ड में। लेकिन जो आपका पद्मा अवार्ड है जगदीश जोशीला को मिला, वो निमाड़ी डिक्शनरी के लिए मिला था, है ना। निमाड़ी डिक्शनरी, निमाड़ी शब्दकोश, इन्होंने बहुत सारा निमाड़ी साहित्य पर काम किया है ना, आपका जगदीश जोशीला, है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिनियम 1989 के अंतर्गत कितनी अधिकतम सजा आपकी रखी गई है ना। हाँ, कितनी अधिकतम सजा रखी गई है ये आपको बताना है। चलो बताओ भाई, साहित्य में पूछा है तो साहित्य में तो भाई जोशीला जी ही होंगे, है ना। कितना है? चलिए, तो मैंने आपको पढ़ाया था डेथ पेनल्टी। कब मिलती है डेथ पेनल्टी? धारा धारा 3 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज आई, ये पढ़ी थी एक धारा आपने। क्या कहा गया था इसमें कि कोई गैर SC या ST व्यक्ति निर्दोष अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को फंसाने के लिए अदालत में झूठी गवाही या फर्जी सबूत गढ़ता है, उस आधार पर अगर दलित आदिवासी को या फिर आपका जनजाति को फांसी की सजा हो जाती है तो कानूनन उस व्यक्ति को झूठी गवाही देने के जुर्म में भी जितनी सजा उसकी होगी उतनी ही सजा आपकी हो जाएगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, जितनी सजा आपका सामने वाले को आपके कारण मिल गई झूठी गवाही के चक्कर में, उतनी सजा जो है आपको क्या है, हो जाएगी, है ना। तो मैक्सिमम सजा अगर मृत्यु दंड होती है हमारे कानून में, तो मैक्सिमम सजा क्या होगी यहाँ पर, आपकी मृत्यु दंड हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है ना। मैक्सिमम सजा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, मृत्यु दंड हो जाएगी, ठीक है। 7 वर्ष का अगर आप देखेंगे तो कारावास जो है, जैसे लोक सेवा पर कुछ कर दे रहे हो आप, है ना, मानसिक उत्पीड़न कर रहे हो आप, वित्तीय उत्पीड़न कर रहे हो, तो 7 साल की सजा है। 10 साल की सजा कब है, जब आपका क्या है, कुछ IPC की धाराएं तय करती है, उस हिसाब से 10 साल की सजा है ना। आजीवन कारावास जैसे गंभीर चोट पहुंचाना,
है ना, आपका गंभीर चोट हो गया, आगजनी हो गया, है ना, या फिर तब उम्र कैद और वो जो है आपका दे सकता है कोर्ट। चलिए, बिदरी का संबंध किससे है? बिदरी क्या है? बिदरी बताइए। पढ़ा है ना आपने बिदरी? हाँ, पर्व पढ़ा था आपने, बिदरी पूजा पढ़ी थी, बिदरी पर्व पढ़ा था आपने। क्या होता है बिदरी पर्व? बताइए। बिल्कुल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बिदरी। बिदरी जो है आपका किससे संबंध है? एग्रीकल्चर से आपका संबंध है। गोड़, बेगा, कोरकू आप देखेंगे, है ना, गोड़ हो गए, चाहे आपके बेगा हो गए, चाहे कोरकू हो गए, है ना, सब आपका बिदरी पर्व मनाते हैं जो कि कृषि से रिलेटेड है ना। खासकर आप देखेंगे बिदरी पूजा भी कहा जाता है। नई फसल बोवनी से ठीक पहले जेठ के महीने में, है ना, जेठ का महीना होता है ना, जेठ का महीना होता है, तब नई फसल की बोनी से पहले आपका क्या है, बिदरी पर्व जो है आपका मनाया जाता है ना। ठाकुर देव हो गए, है ना, भीमसेन हो गए, ठाकुर देव और भीमसेन की यहाँ पर क्या है, पूजा की जाती है ना। भीमसेन की पूजा की जाती है, ठाकुर देव और उनकी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। रही बात चित्रकला की, तो चित्रकला में तो आपको पता ही है क्या आएगा भाई, पिथोरा चित्रकला है ना, पिथोरा आर्ट चित्रकला है ना, नौदौरा चित्रकला है, नौदौरा चित्रकला है। और क्या चित्रकला है भाई? और क्या चित्रकला है? पिथोरा, नौदौरा, और क्या आती है भाई चित्रकला में? बताइए। हाँ, चित्रकला में और क्या आएगी भाई? गोल्ड पेंटिंग आप देखेंगे आपकी आ जाती है चित्रकला में, है ना। हाँ, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, याद रखिएगा, केवल जो अपनी क्लासेस है वो मोर देन इनफ है, ठीक है। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, जिसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 MCQ टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो आपको कुछ नहीं लेना। साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। 20 एफएलटी में यहाँ पर आपको डिस्कस करवाता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड। साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।